हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम कूलॉम लॉ को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम नियम। यदि आप दो बिंदु आवेशों को किसी दूरी r पर रखते हैं, यदि आप दो बिंदु आवेशों को किसी दूरी r पर रखते हैं तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यदि दो स्थिर बिंदु को आप स्मॉल r दूरी पर रखते हैं तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। और हमने पिछले वीडियो में ये पढ़कर आए हैं कि यदि हमारा सजातीय आवेश होगा तो वो प्रतिकर्षित करेगा, और जबकि विजातीय आवेश होगा अर्थात यदि प्लस माइनस होगा तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा आवेश प्लस और माइनस हुआ अर्थात विजातीय हुआ तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि सजातीय हुआ तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जो इन पे लगने वाला बल होता है, इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाले, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जो इस पे बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसे ही हम लोग कूलाम बल कहते हैं। और इस कूलाम बल का परिमाण कितना है वो इस कूलाम नियम बताएगा, वो इस कूलाम नियम के द्वारा हम समझेंगे। आपने क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि यदि दो गोले हैं m1 व m2 द्रव्यमान के, यदि दो गोले हैं m1 व m2 द्रव्यमान के और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो जो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होता है? जो इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है F इक्वल टू इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, F समानुपाती m1 m2। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक, यदि हम ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा इजी होगा कॉन्सेप्ट को समझने में। और ठीक फिर हमने पढ़ा था कि जो इनके मध्य लगने वाला बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जो इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। और यदि इन दोनों को हम मिला के लिखें तो होगा हमारा F समानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक ऐसे ही इनको भी हम लोग मिला के लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। और आपने ये पढ़ा है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ एक नियतांक आता है, वहाँ एक कांस्टेंट आता है। तो ठीक ऐसे ही जब यहाँ समानुपाती हटेगा तो यहाँ एक नियतांक आएगा और यहाँ का नियतांक क्या होता है, यहाँ का नियतांक g होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक हम लोग बोलते थे। ठीक वैसे ही जब यहाँ का समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे भी एक नियतांक आएगा और जो नियतांक आएगा वो होगा F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान r स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हमको निकल के आए। ये है गुरुत्वाकर्षण बल का और ये है वैद्युत बल का, ये है कूलाम बल का, यही है कूलाम का नियम। तो यहाँ का जो नियतांक आया है, जो कांस्टेंट आया है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। यहाँ का जो नियतांक है वो दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है आपका मात्रक पद्धति पर और सेकंड है माध्यम पर। जो के की निर्भरता है हमारा दो चीजों पर है। फर्स्ट है मात्रक पद्धति और सेकंड है माध्यम पे। तो जो यहाँ कांस्टेंट आया है वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा। जो यहाँ पे कांस्टेंट आया है फर्स्ट करेगा निर्भर मात्रक पद्धति पर और सेकंड करेगा माध्यम पे। तो पहले हम कूलाम बल को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इन चीजों को समझेंगे, के की निर्भरता को हम समझेंगे। तो हम लिखेंगे दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा और सेकंड पॉइंट है हमारा इन पर लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये दो पॉइंट हमने पढ़े हैं अभी कि जो कूलाम बल होता है वो दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगता है। जो भी हमारा बिंदु है यदि वो स्थिर होगा तभी कूलाम बल एप्लीकेबल होगा। यदि हमारा बिंदु स्थिर नहीं होगा तो उस पे हमारा कूलाम बल अप्लाई नहीं होगा। मतलब कूलाम बल के लिए हमें स्थिर बिंदु को लेना आवश्यक है। दो स्थिर बिंदुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। यही जो है हमारा कूलाम बल है। अब हम समझेंगे जो ये नियतांक है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो आइए यही है कूलाम बल, इसको हमने अभी पढ़ा है। और ये है नियतांक। फर्स्ट है हमारा मात्रक पद्धति और सेकंड है माध्यम। जो के की निर्भरता है हमारा किन दो बातों पे निर्भर कर रहा है। फर्स्ट है मात्रक पद्धति पे और सेकंड है माध्यम पे। तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट को समझेंगे, फर्स्ट मात्रक पद्धति को। मात्रक पद्धति को स्टार्ट करने से पहले हम जो के का मान होता है वो पहले लिखेंगे। के इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ये लिखा है उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। और एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं लेकिन इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता, और जो इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इस के जगह पे रखेंगे और पुट करके सॉल्व करेंगे, तो के का जो मान आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। जो के का हमारा टोटल वैल्यू निकल के आता है इतना निकल के आता है। मतलब यदि k इक्वल टू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो आप 4 इंटू पाई के जगह पे आप पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 और एप्सिलॉन नॉट के जगह पे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, जो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इन सारी चीजों को रख के और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो k इक्वल टू टोटल इतना निकल के आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब हम बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्थायी मात्रक की। जो इस नियतांक है उसके मात्रक की यदि बात करें तो f का मात्रक होता है न्यूटन। f का मात्रक न्यूटन होता है। बल का जो हमारा मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और जो दूरी का मात्रक होता है, दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, तो मीटर का स्क्वायर हो जाए क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। और जो हमारा आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा मात्रक निकल के आया के का, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यही जो है हमारा के का मात्रक है। अब के का मात्रक हमारा इतना निकल के आया, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा ठीक जस्ट इसका उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके व्युत्क्रम है, के एप्सिलॉन नॉट से व्युत्क्रम में है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा ठीक इसका उल्टा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में है, एप्सिलॉन नॉट व्युत्क्रम में है। अब हम इसके सीजीएस मात्रक की बात करेंगे। तो सीजीएस मात्रक को देखते हैं। जो हमारा एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमारा एसआई मात्रक होता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूटन है वो किसका मात्रक है? वो हमारा बल का मात्रक है, वो हमारा फोर्स का मात्रक है। और जब हम इसके सीजीएस पद्धति की बात करते हैं तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। तो हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन।
और जो हमारा k का वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू जो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है हमारा सीजीएस पद्धति में। तो हम लिखेंगे 10⁵ डाइन। और मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब सीजीएस पद्धति में यदि बात करें तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ हमें मीटर का वर्ग दिया है, मतलब हम 100 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे। तो इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कूलाम स्क्वायर का सीजीएस मात्रक होता है स्टैट कूलाम। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि 1 कूलाम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। तो यहाँ कूलाम स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁹ 2 बार स्टैट कूलाम। यहाँ हमारा 3 से 3 कैंसल हो जाएगा 9, और 9 10⁹ और 10⁵ हो जाएगा 10⁴, और 10⁴ और 10⁴ हो जाएगा 10⁻18। और नीचे भी हो जाएगा हमारा 10⁻18, और ये कैंसल होकर 1 आ जाएगा, मतलब k इक्वल टू 1 आ रहा है। सीजीएस पद्धति में जो हमारा k का मात्रक होता है वो होता है 1। यदि हम आपको चाहते तो ये डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को फील करना है, इसलिए हमने इतनी लंबा प्रोसेस किया और करके दिखाया कि k इक्वल टू 1 आता है। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, जो हमारा है माध्यम पे। k की निर्भरता हम माध्यम पे देखेंगे। k की माध्यम पर निर्भरता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यदि आप अपना हाथ हवा में ऐसे हिलाएंगे तो आपको इस पे कम बल लगाना पड़ेगा, और यही हाथ यदि आप ले जाके पानी में ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ज्यादा बल का अनुभव होगा। मतलब यदि माध्यम को बदल दिया जाए तो जो लगने वाला बल है वो भी डिफरेंट होता है, वो भी अलग अलग होता है। निर्वात में कुछ और होगा और माध्यम में कुछ और होगा। तो यदि हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में अभी हमने पढ़ के आया है एफ निर्वात इक्वल टू, जो इस निर्वात पे लगने वाला बल होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r²। ये होता है निर्वात पे लगने वाला बल। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। और जब हम इसको माध्यम में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, यहाँ एप्सिलॉन एम हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट एम होगा माध्यम की विद्युतशीलता। तो यदि हम इसको, जो माध्यम पर लगने वाला बल होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 इंटू Q2/r²। और यहाँ एप्सिलॉन एम जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता।
मतलब आपने ये देखा कि निर्वात में कुछ बल अलग लग रहा है और माध्यम में कुछ बल अलग लग रहा है। अब यदि हम इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 2/1 से F निर्वात अपॉन F माध्यम इक्वल टू 1/4 यदि हम समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 करें तो हमारा जो F निर्वात में आया था वो इतना था 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो हमारा F माध्यम में था वो इतना आया था 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे ये कैंसल हो जाएगा और इससे ये कैंसल हो जाएगा, हमारा निकल के आएगा लास्ट में F निर्वात अपॉन F माध्यम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। F निर्वात अपॉन F माध्यम इक्वल टू जो हमारा निकल के आया वो इतना आया, माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, इसी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट R बोलते हैं। और जो ये एप्सिलॉन नॉट R है उसको हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की विद्युतशीलता और जो एप्सिलॉन एम है वो है माध्यम की विद्युतशीलता, और जो इनका डिवाइड है जो निकल के आया है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता इक्वल टू हमारा इतना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।